नमन भाई जो कि स्टेट लेवल अंपायर हैं, और विमर्श पांडे जो कि स्टेट लेवल प्लेयर है, और मैं अरे हूँ जो भाई सिर्फ ज्ञान अभी नहीं हूँ मैं स्टेट लेवल और प्लेयर। मैं हूँ और मैं हूँ जो सिर्फ ज्ञान देता हूँ। आई एम नॉट देयर टू वही। हियर फॉर ज्ञान ओनली। हाँ तो भाई नमन भाई, आप तो पहले तो ये बताओ कि अंपायरिंग बनते कैसे हैं? आप पहले प्लेयर थे, फिर कैसे अंपायरिंग के लिए क्या प्रोसेस है? पहले तो यही है कि अपने दिल से आना चाहिए कि कोई काम हम कर रहे हैं अगर अपनी जिंदगी में तो उसे करने में मजा आना चाहिए। तो अगर आपको जब अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो अपना काम तो फिर आप उस काम को सही तरीके से कर नहीं सकते। तो अंपायरिंग करना मैं मतलब क्रिकेट के लिए बहुत पैशन था। तो अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ जो हम हासिल करना चाहते थे वो काम नहीं हासिल हुआ। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। तो फिर अंपायरिंग क्रिकेट से जुड़े रहना है, पैशन है। तो इस वजह से फिर मैंने अंपायरिंग शुरू की। और इसमें काफी मतलब लोगों ने मेरा मतलब साथ भी दिया। वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, वो किसी दिन बात होगी तो फिर उनके बारे में भी बता। हाँ जी। तो तो ये जैसे, पहला, हाँ हाँ, पूछ तुम पूछो फिर मैं पूछ लेता हूँ। मतलब मेरा मतलब मेन तो यही कहना है कि अगर आप एंजॉय कर रहे हो अपने काम को तो आप फिर वो करो अंपायरिंग। ये तो सही बात है। नम, नमन भाई के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। नमन भाई को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ, और मैं सच्चे दिल से बता रहा हूँ, जब नमन भाई खेलते भी थे तो मैं जब बॉल डालता था, मेरे साथ ये बॉल डालते थे, इनसे बढ़िया केमिस्ट्री आज तक मेरी किसी भी प्लेयर से नहीं बनी, किसी भी सीनियर से नहीं बनी है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। नमन भाई मेरे भी बड़े भाई हैं, और हमेशा इन्होंने मुझे बैक किया हर डिसीजन में, बैटिंग में, बॉलिंग में, कैप्टनसी में, फील्डिंग में, हर चीज में इन्होंने मुझे हमेशा बैक किया है। तो मैं बस ये इसलिए बताना चाह रहा था, ये है एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक बहुत जेन्युइन पर्सन है। वो तो समझ में आ रहा है भाई। अब बढ़िया अंपायर भी बन होंगे ये, 5 साल से कर रहे हैं आप। तो ये इसका कोई एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल कैसे, कोई रिटर्न वगैरह क्या? हाँ जी सर, इसका पहले तो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन आपका नाम भेजती है स्टेट पैनल के लिए ठीक कि है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट के लिए अंपायरिंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीग वगैरह होती है उसमें। तो उसमें से जो बेस्ट अंपायर्स रहते हैं उसका नाम भेजा जाता है स्टेट पैनल के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे 3 दिन की इसकी पढ़ाई होती है और चौथे दिन एग्जाम होता है जो कि 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 34 to 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें। उसमें मतलब हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप मतलब उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो जैसे नॉर्मली है। तो वो आपको 2 घंटे मिलते हैं। थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा शायद टाइम कम मिलता है। और इसमें जो आपका पास होने का है, आपको वो आपकी एसोसिएशन भी डिसाइड कर सकती है कि आपको 70% पे भी पास पिछली बार जब था तो 70% पे था, लेकिन जो बीसीसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से 80% मार्क्स आने जरूरी है अगर आपने ओके। क्वालिफाई करना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपने फिर क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर आप स्टेट पे भी अंपायरिंग कर रहे हाँ हो? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो नमन स्टेट भाई ने वाली, अभी हाँ, यूएसएन प्रो T20 लीग हुई थी, उसमें बाकमाल अंपायरिंग करी है अभी। अगर हाँ आप मैं, जाके, आप लोग जो भी देख रहे हो, आप जाके चेक करो, यूएसएन प्रो में नमन भाई आपको दिखेंगे अंपायरिंग करते हुए। हाँ, लिटरली थोड़ा सा एम्बेरस भी फील हुआ उसमें क्योंकि मुझे 3 मैच मिले थे। मैं तो कहूंगा 2.5 मैच कर पाया क्योंकि तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं सेकंड इनिंग करने नहीं जा पाया जो मेरा लास्ट मैच था उसमें। ओ, तो हाँ, तो उसके लिए नहीं, बैकअप स्टिल होगा। स्टिल हाँ अगर उसके लिए। नमन भाई की तबीयत खराब है और वो डेडिकेशन है कि जाके वहां पे हाँ अंपायरिंग कर हाँ रहे हैं, तो हाँ बड़ी तो चीज है। पहली इनिंग में हाँ, तो अंपायरिंग करी तो तबीयत तो पहले ही खराब रही होगी, उसके बाद आपने पहली इनिंग पहली करी थी अभी भाई। मेरी रात से ही तबीयत खराब थी। मुझे मोटिवेशन था कि मैं कर दूंगा ये मैच। और मेरी लाइफ के भी लगभग वो पहली बार ही था कि कोई लाइव मैच चल रहा था। मतलब तीसरा मैच था लेकिन मुझे उतना ही जुनून था, उतना ही पैशन था जितना ही मुझे ऐसा लग रहा था कैमरे के सामने कर रहा हूँ मैं बहुत कुछ सीखूंगा कि मेरा डर निकल जाएगा या कई चीजें होती है सर। तो नए यंग अंपायर्स के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप जब भी अंपायरिंग करने जा रहे हैं तो आपके लिए हर दिन एक नया चैलेंज है। एक जैसा कुछ भी नहीं है और सबसे थैंक्सलेस जॉब है। हाँ जी। अंपायर सबसे ज्यादा गालियां खाता है, सबसे ज्यादा अच्छे पे तारीफ नहीं होती, आस्क नितिन। तारीफ भी तो गालियां बहुत मतलब जब खराब करोगे आपको 50 लोग रोक के पूछेंगे आपने वो हाँ डिसीजन खराब दिया लेकिन। हाँ, तो ऐसा कई बार हुआ। तो एक बार डिसीजन ऐसे ही हुआ, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, बैट पैड का था, मैंने उसे नॉट आउट दिया।
और मैंने वो पकड़ लिया था, बहुत माइनर एज लगा था। उस लड़के ने उसके बाद मतलब एक विकेट से वो टीम मैच जीती, उस लड़के ने 90 रन बनाए और लास्ट विकेट में 37 रन चाहिए थे। तो उस पे आके किसी ने मेरी तारीफ नहीं की उस लड़के की कि उसने 90 रन बना, मेरी की तो कब तो मैंने ये पकड़ा। लेकिन आउट दे देते तो गालियां बहुत पड़ती। बहुत गाली पकड़। तो ये क्या बोलते हैं कि मतलब थोड़ा नर्वस तो रहते हो ना कि यार गलत डिसीजन हो गया, और डिसीजन से अगर मैच हार या जीत हो गई तो फिर थोड़ी ये चीज टेंशन या स्ट्रेस रहता है। सर नर्वस तो अब इसमें कोई भी मतलब हो सकता है, लेकिन इसी चीज से आगे बढ़ना, आपने गलत डिसीजन दे दिया, कितनी जल्दी आप बॉल बाय बॉल उस चीज को, आपने अच्छा डिसीजन दिया, अगले बॉल होने से पहले उसे भूलना है। और आपने गलत डिसीजन दिया, उसे भी भूलना है। अगर आप गलत डिसीजन लेके चलोगे कि मैंने गलत डिसीजन दे दिया है, तो एक और गलत डिसीजन होने के चांसेस बन जाते हैं। हाँ, ये तो जैसे मैंने मैंने हाँ स्कूल स्कूल और कॉलेज लेवल पे अंपायरिंग करी है, तो मुझे ये था कि यार गलत कुछ भी करके गलत नहीं देना है, थोड़ा टाइम पूरा स्लो कर लो लेकिन गलत नहीं देना है। ये स्ट्रेस मुझे तब रहता था। आप तो प्रॉपर कॉम्पिटिटिव मैच में कर हाँ रहे जी। हो। हाँ जी। तो इसमें जैसे अब रणजी ट्रॉफी के कैंपों में भी की मैंने, ओके। और मैंने लड़कियों के कैंपों में भी की है अपना, और उत्तराखंड की सीनियर वुमेन टीम और महाराष्ट्र के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज थी, मैंने उसमें भी की। तो हर चीज एक अलग चैलेंज लेके आती है, और जो बड़ा आपने मतलब एक बात आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चों में अंडर 16 19 तक आपका अंपायर की वैल्यू थोड़ा ज्यादा रहती है, हाँ। लेकिन जो सीनियर प्लेयर या सीनियर लड़कियां या इंडिया खेले हुए प्लेयर, वो आपको दबाने की भी कोशिश हाँ करते जी, हैं। हाँ तो जी, उसी हाँ जी। प्रेशर, अब आपको उसी प्रेशर में नहीं आना, आप उसी प्रेशर से ऊपर आके अपर आके करोगे तो आपके डिसीजन बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। तो ये मतलब जैसे यहाँ से जैसे अगर मान लो इंटरनेशनल जाना है तो क्या बीसीसीआई रिकमेंड करती है, स्टेट रिकमेंड करती है, कैसे होता है वो? इसमें नंबरों के हिसाब से होता है सर। अब मान लीजिए कि कुछ अब 10 जने पास हुए हैं, तो उसमें से 5 जनों के 85+ नंबर है, ठीक है। और कुछ के 85 से नहीं, 80 85 के बीच में, तो पहले वो 5 जाएंगे। ठीक। तो उसके, हाँ, और उसके बाद फिर बीसीसीआई 3 ईयर, अप्रोक्स 3 ईयर के आसपास इसका एग्जाम कराता है, कंपेयरिंग का। अच्छा। तो फिर आपको, अगर आपके नंबर कम है उनसे, तो इसलिए आपको, जब आप पढ़ भी रहे हो, पेपर भी दे रहे हो, आपको हर चीज में इतना कंपटीशन है कि आपको वो भी मेंटेन करना है कि आपके नंबर उनसे ज्यादा हो, कि आपका नाम पहले जाए। भाई मतलब ये करने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा आपको प्रॉपर, वो भी हाँ जी, हाँ एग्जाम जी, देना और पड़ेगा। बिल्कुल प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा सर। और लेकिन फिर उसके बाद जब आप बीसीसीआई का एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो इसमें अपना रणजी ट्रॉफी का जो मैच है, उसमें 40,000 रुपीज पर डे उसकी वो है। हाँ। तो यानी कि फोर हाँ। डे का अगर मैच है, तो आपकी 1,60,000 हो गया। तो अगर वहां उसे एक फिर मैच सर में। वहां, हाँ जी, हाँ जी, फिर वहां पे आपका 400 नंबर का एक मैच रहता है। हम्म। तो उसमें 100 नंबर दोनों टीम देती है, जो मतलब खेल रही होती है अपनी स्टेट लेवल वाली, और बाकी मैच रेफरी देता है 300 नंबर में से। ओके तो ओके। वो आपकी लास्ट में सीओसी जाती है। फिर उसके आधार पे ये जो इंटरनेशनल आईपीएल, इसके लिए फिर नाम जाता है ग्रेड के हिसाब से। ओ अच्छा, और समझ अगर गया आप, समझ हाँ गया। जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर उसके जब आपका सीजन खत्म हो जाता है, तो आपको फिर बुलाया जाता है मीटिंग के लिए। उसमें आपके डिसीजन आपको दिखाए जाएंगे। आपको अगर आपका डिसीजन वहां पे बदला हुआ नजर आया, कि अगर, फिर आपका डिमोशन हो सकता है। आप अंडर 16 जाओगे 20,000 पर डे अंपायरिंग समझ करने। गया समझ वो गया। पैदल से नहीं निकलोगे, लेकिन आपका डिमोशन हो जाएगा। हाँ, ये मतलब ये तो ये जैसे, तो जैसे जो अंपायरिंग कॉल है जिसपे बहुत डिबेटेबल है, हर जगह डिबेट हो रही होती है। कुछ लोग कहते हैं हटा दो, कुछ लोग कहते हैं रहने दो, तो आपका क्या ओपिनियन, हटाना चाहिए रहना चाहिए, मतलब क्या उस पे लगता है आपको? अगर सर, मेरा मेरा मानना है सर कि अगर अगर टेक्नोलॉजी उस लेवल पे आपकी हो गई है कि हाँ वो बिल्कुल करेक्ट से 100% डिसीजन दे देगी, तो आप हटा दीजिए। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी फिर आपका डिसीजन नहीं दे पा रही, तो मेरे हिसाब से फिर अंपायर कॉल इज बेटर, किसी भी हाँ टेक्नोलॉजी से जो उसमें। मतलब मुझे भी यही लगता है कि अंपायर वहां खड़ा है तो हाँ, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट से देना चाहिए। हाँ बोल भाई, बोल बोल। हाँ जी, मुझे मुझे लग रहा है आज कैमरे से भी बेहतर अंपायर देख रहा है वहां पे, बिल्कुल सही, आ, सबसे बढ़िया पोजीशन पे अंपायर है। आज ही एक डिसीजन हुआ है स्टीव स्मिथ का, और स्टीव स्मिथ ने प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस में आके बोला है कि हाँ मैंने वो निक करा था। तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि अंपायर, ये जो उसने स्टेटमेंट दी स्टीव स्मिथ ने, उसके बाद अंपायर पे कितना प्रेशर आएगा नमन भाई?
बिल्कुल प्रेशर तो आएगा, क्योंकि एक वो तो है। तो प्लेयर आके कह देता है हमने किया और अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, तो बिल्कुल प्रेशर तो आएगा। लेकिन इसी चीज से हो सकता है कि बैकअप कॉल भी हो सकता है, वो अंपायर अगली बार और बेहतर अंपायरिंग करे। नहीं नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि एज लगा, अंपायर ने नॉट आउट दिया। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि वहां पे स्निकोमीटर में भी नहीं आया, लेकिन आवाज आया था। बट उसके बाद स्टीव स्मिथ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो वो आउट दिया गया था। तो वो जो हाँ जी। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वो टेक्नोलॉजी, मैं भी इस बात से सहमत हाँ रखता जी। हूँ जो नमन भाई ने बोला कि जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये अगर 100% है तब तो आप हटा दो अंपायर्स को। अगर नहीं है तो फिर वो शायद बैट्समैन के लिए या किसी भी प्लेयर के लिए, बॉलर्स के लिए भी हाँ अनफेयर हो जाएगा थोड़ा सा। मेरा अपना थोड़ा पर्सनली ओपिनियन है, मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी कभी 100% नहीं आ पाएगी, भला वो फैक्ट तो है। है। आने को कुछ नहीं था, कभी 100% मुझे नहीं लगता। अब हॉकाए भी है, उसमें भी कई संशय संशय हैं। अब 2000 मतलब 11 वर्ल्ड कप का मुझे कुछ याद, कई चीजें सचिन याद है, अब वो कॉन्ट्रीवर्सल हो जाएगा। हाँ, वो लेकिन अपने वो मुझे भी लगा था उसमें मैं नहीं नहीं, समझ मुझे गया। मुझे 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 जेन्युइनली लगा था कि मिसिंग लेग होगा, और वही हुआ था, मिसिंग लेग अच्छा था। अच्छा। मतलब सबका अपना अपना लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो सकती अपना है। अपना है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है वो इतना ज्यादा टर्न, इतना मतलब ज्यादा टर्नर नहीं था अजमल, तो उसका बॉल उतना टर्नर नहीं होता था। मैं, मेरा अपना एक प्लेयर मतलब ओपिनियन था कि मुझे लगता है वो कि तो वो इतना टच करा था इस तरह से। पाकिस्तान वाले ऑलरेडी 2011 पे अटके हुए हैं। ये तो फिर और ही खुशी हो जाएगी सुन के वो। हाँ। अरे 2011 के, वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पे भी अटके हुए हैं, उसके उनको लग रहा है उन्होंने दुनिया जीत रखी है अभी। उसके बाद कुछ जीते नहीं हम, हमसे या किसी से कुछ उसके नहीं जीते हैं। उसके यार उसके बाद उन्होंने वाकई दुनिया जीती है, लेकिन यार पीछे भाई दो नमन लोग भाई, आए थे। नमन भाई क्योंकि आप भी क्रिकेट खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, नमन भाई तो अभी भी खेलते हैं, कंटिन्यू रन बना रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ। लेकिन कॉर्पोरेट। मुझे मुझे बस ये जानना था, जैसे आज का हमारा टॉपिक भी जो एक वो डिसाइड हुआ था कि ऑलराउंडर्स पे, इंडिया में जितने ऑलराउंडर, स्पिनर या मीडियम पेसर, मीडियम पेस ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर, उन पे बात करनी थी। देखा जाए ना नमन भाई, तो हमारे पास एक प्रॉपर ऑलराउंडर के नाम पे सिर्फ हार्दिक पांड्या है, थोड़ा बहुत नीतीश कुमार रेड्डी है, उसके अलावा हमारे पास है नहीं। और अगर स्पिन ऑलराउंडर में देखा जाए तो अक्षर है। मुझे बस ये जानना था एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि आपने भी कैप्टनसी करी है, आप भी ऑलराउंडर रहे हो, मैंने भी आज भी कर रहा हूँ कैप्टनसी, खेल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट पे या जोन के लिए जा रहा हूँ, जो जहां भी जा रहा हूँ, तो हर टीम के लिए ना एक ऑलराउंडर रहना बहुत जरूरी रहता है। तो वो अभी इंडिया कितना लैग कर रही है, कोई भी टीम के लिए एक ऑलराउंडर का रहना कितना जरूरी है? किसी भी टीम के लिए ऑलराउंडर का रहना आपको हमेशा से बिल्कुल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि आपका अगर बैटिंग क्लैप्स होता है तो आपके नीचे, अगर बैटिंग आपकी पूरी नीचे तक है तो आपके ओपनर्स यहाँ आके बिल्कुल फ्री फोर अपना खेल सकते हैं। जैसा आजकल T20 क्रिकेट है, तो उसमें हर कोई चाहता है कि दो तीन ऑलराउंडर टीम में हो। तो हम्म। बाकी अब जैसे बात की जाए कि अभी, अब मुझे लगता है कि अभी डोमेस्टिक में अच्छे ऑलराउंडर्स हैं जिन्हें मौका आगे आने, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन्हें ओ- मौका मिलेगा। मैं तो अपने उत्तराखंड। उत्तराखंड से लक्ष्य रायचंदानी, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ मैंने तो सुना है। हाँ जी, मैंने अंपायरिंग भी की है उसे खेलते हुए, बिल्कुल जो रूट का, नहीं, जैसे, उसके साथ तो मैं भी खेला हूँ, लक्ष्य हाँ के साथ तो हाँ मैं भी बिल्कुल खेला हूँ। जो आप, मैं कोई इतना सिमिलर कैसे हो सकता है, मतलब मैं इतना हैरान हुआ उसे देख के जब मैं अंपायरिंग करना है कि जो रूट खेलने आ गया, जैसे मुझे लगा इंग्लैंड से, जो नहीं, बॉलिंग भी लक्ष्य की सेम सेम बैटिंग टेक्निक जो रूट जैसी, तो क्या कमाल बैट्समैन है वो, आपने देखा होगा स्टैट्स नहीं अभी श्रीलंका न- वाइस नहीं, वाइस उसके कैप्टन। उस अंडर 19 का वाइस कैप्टन है इस समय, हाँ जी हाँ जी, लक्ष्य अंडर 19। रायचंदानी। जैसे और जी हाँ जी। अभी मैंने भी लक्ष्य के साथ खेला है। और लक्ष्य की एक चीज है, एक टूर्नामेंट हो रहा था अंडर 16 का, उत्तराखंड ने कराया था, मतलब उत्तराखंड में हुआ था, जब मैं वहां पे था, नमन भाई हम लोग सब साथ में थे। मैं इनके साथ इनके ही पैनल में था, क्योंकि मैं वहां से, मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं स्कोरिंग पैनल में था। और हाँ मुझे जी। याद है कि मुझे स्कोरिंग ऑनलाइन मैच आपने सिखाई है, मैं एक और चीज है, अगर मुझे ऑनलाइन स्कोरिंग इन्होंने सिखाई। और वो ऐसा टूर्नामेंट था, क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उधम सिंह नगर, जहाँ पे अभी इस समय नमन भाई अंपायर भी हैं, और लोकल मैनेजर भी रहते हैं बाकी टीमों के, स्टेट लेवल टीमों के, तो हाँ जी, वो अब लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट,
वो अब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, लेवल बढ़ गया, फोर्थ अंपायर हाँ बनता हूँ, बेस्ट हाँ 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 हाँ। अंपायर। वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बहुत अच्छा तन्मय भाई एक इनिशिएटिव लिया था अंडर 16 का वाइट बॉल टूर्नामेंट का, जो डे नाइट का होना था। वहां पे उस लड़के ने कंटिन्यू परफॉर्म किया था हर मैचेस में, और शायद हाईएस्ट रन गेटर बना था नमन भाई। यस यस, हाँ यस, हाँ, हाईएस्ट और रन। वो, और अभी एक और लड़का है तनिष सूरी, दोनों ने काफी अच्छा करा था। वो वो तो इस समय दुबई, यूएई से डेब्यू दुबई कर गया, डेब्यू कर गया वो, यूएई से डेब्यू यूएई। कर गया। और जैसे दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म, वहां से उत्तराखंड को काफी लड़के मिले हैं। तो मेरा मतलब अभी तक मानना है सर भैया कि इस पिछले जो, जब से एसोसिएशन मिली अभी, हाँ, सबसे आज तो बढ़िया प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट को लक्ष्य राय चंदनी, मतलब मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन। जैसे ही जो चेन्नई में प्रशांत वीर गया है, इसके साथ मैंने खेला हुआ, अमेठी का ही है ना, बहुत इसको खेलते हुए देखा भी है, साथ में खेला भी हूँ 1-2 मैच। तो मुझे ये भी बहुत पसंद था, अभी मतलब इनफैक्ट अभी भी बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी फोड़ेगा बड़ा। ऑब्वियसली अभी अभी ही टू यंग, अभी 19-20-21 साल का है। तो इवेंचुअली, बट समस्या ये है ना कि आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर आ रहा है, उससे वो काफी इम्पैक्ट कर रहा है ऑलराउंडर का ग्रोथ इंडिया में। हाँ, तो वो क्या, तो है। तो ये क्या लगता है कितना पॉजिटिव है इसका क्या, और ये कब तक आपको क्या लगता है कि धोनी के जाने के बाद हटेगा कि पहले ही हट जाएगा, कि हटेगा ही नहीं? मुझे लगता है कि ये रूल शायद ऑलराउंडरों को डिसअपॉइंटेड कर रहा है, तो ये मुझे तो पसंद नहीं है ये पर्सनली। और अंपायर का काम भी बढ़ाता है। हाँ ये तो, नहीं, वो तो है। ये तो मैं नहीं, ये अंपायर। पर्सनली ये तो है कि हमारी पिछले टॉपिक में भी, पिछला जो हमने वीडियो करा था मैंने और तन्मय भाई ने, उसमें भी ये बात हुई थी नमन भाई, कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से ना, जो आपके पास ऑलराउंड, जैसे पहले इंडिया की टीम देखो तो सहवाग बॉल डालते थे, रायना, युवराज सब बॉल डालते थे लगभग, सचिन तेंदुलकर सब बॉल डालते थे जितने बैट्समैन थे। आज आज वो चीज खत्म हो गई है। वो छठा बॉलर लाने के लिए आप एक ऑलराउंडर खिला लेते हो, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, और साथ में एक ऐसे प्लेयर को खिला लोगे जो मतलब इम्पैक्ट प्लेयर में एक मेन बॉलर ले आओगे, या इम्पैक्ट प्लेयर में मेन बैट्समैन ले आओगे। तो मैंने मतलब यहाँ पे मेरा। कुछ नाम भी लिखे थे। मैं जैसे हार्दिक और नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा ना, जो बैट्समैन जो मीडियम पेस करते हैं, उसमें रमनदीप है, वेंकटेश अय्यर है, शिवम दुबे है, सूर्यांश हेगड़े है, आकिब नाबी बैटिंग करता है, अच्छी बॉल डालता है, शार्दुल ठाकुर, इवन हर्षित राणा की अगर मैं बात करूं, लेकिन किसी को वो एक्सपोजर मिल नहीं पा रहा है। तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हो ना, तो पहले ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल हटाओ, और बॉलर, ये जो ऑलराउंडर्स उनसे बॉल डलवानी शुरू करो। भले एक मैच में एक या दो ही ओवर डलवाओ, क्योंकि प्लेयर वैसे ही ग्रूम होगा। मैं मैं पर्सनली ये मानता हूँ, एज एन ऑलराउंडर मैं पर्सनली ये चीज मानता हूँ, अगर आप ऑलराउंडर हो तो आप पहली बात तो 3 चीजों में कंट्रीब्यूट करते हो, किसी एक चीज में नहीं। आप फील्डिंग में करते हो, बैटिंग में करते हो, बॉलिंग में करते हो। आप स्पिन ऑलराउंडर हो तो भी अच्छा, आप मीडियम पेस ऑलराउंडर हो तो टीम के लिए बेस्ट है। आप एक एक्स्ट्रा सीमर खिला सकते हो अगर कहीं आपको जरूरत पड़ती है। तो जब तक ऑलराउंडर्स को वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जब तक बॉलिंग ऑलराउंडर्स को बैटिंग का चांस नहीं मिलेगा, बैटिंग ऑलराउंडर्स को बॉलिंग का चांस नहीं मिलेगा, तब तक आपके पास आप और सारे ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। द 100 में आपका इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं है, बाहर कहीं आपका इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं है। बाहर से इतने ऑलराउंडर आ रहे हैं, और आपकी कंट्री में इतने अच्छे अच्छे, डोमेस्टिक में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ऑलराउंडर्स आपके पास हैं, लेकिन आप उनको ग्रूम ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे ऑलराउंडर्स आ भी नहीं पाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है सारे बड़े प्लेयर ने इस रूल को कॉल आउट किया, विराट कोहली ने कॉल आउट किया, रोहित ने किया इम्पैक्ट प्लेयर रूल को, उसके बावजूद ये हटा नहीं रहे। तो मुझे समझ लग रहा है कि जब तक धोनी नेटवर्क शायद खेलेगा तब चला तक। गया है। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। नहीं, ये बात है नमन भाई, आप जवाब दे देना कि ये तो बात है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने इस रूल को कॉल आउट किया है, विराट कोहली से लेके जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स ले लो। आप इस बारे में, तो मतलब ये, लेकिन पहले हर मैच में नहीं लगता था। अब जाके वो हर दूसरे मैच में 30 बॉल 35 बॉल में 100 आ रहा है। तो इस बारे में आप बताओ। तो इसमें तो सीधा मेरे हिसाब से एक ना एक दिन तो हटना है। अगर हाँ आपको ऑलराउंडर को ग्रूम करना है या वैसे करना है, तो इम्पैक्ट आपको ये हटाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो इस रूल से ज्यादातर तो नुकसान ही हो रहा है। लेकिन अगर एक देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इस रूल से बड़ा है, थोड़े रन बनने लगे हैं, 300 रन और
250 रन चेज हो जा रहा है आईपीएल में। यार तो नमन भाई, थोड़ा लेकिन वही बैटिंग चीज है ना बैटिंग कि मुझे लग रहा है थोड़ा बैटिंग के लिए। आप वही चीज है ना कि इंडिया के लिए जब आप खेल रहे हो तब अब वो रूल नहीं है आपके पास, आपके नहीं पास यार। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। पहले क्या आईपीएल में क्या रहता है, आप जाते हो, आप ऊपर से आपको पता है आपके पास आप दो बैट्समैन इवन एक्स्ट्रा से खेल रहे हो, अगर आपके पास एक ऑलराउंडर है साथ में आपने एक बैट्समैन और एक्स्ट्रा खिला रखा है, तो आप दो बैट्समैन एक्स्ट्रा से खेल रहे हो, तो वो बैट्समैन के पास क्वेश्चन रहता है। और मुझे लगता है कि वो इंडिया जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जा रही है तो वो चीज ना बहुत इफेक्ट कर रही है उनको। अच्छा कर रही अगर है। आप इनफैक्ट अगर आप इंडिया में खेल रहे हो तो कई मैचेस ऐसे हैं जिसमें इंडिया ने 100 रन तो करे हैं लेकिन 5 विकेट गिरे हुए हैं। हाँ और भले वहां से रन भी लग जाए, 50-60 से ज्यादा आप नहीं बना, 160 170, फिर वो चीज एक सेफ टोटल नहीं होती है। हाँ, तो ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल मुझे एग्जैक्टली आईपीएल में एंटरटेनमेंट के अलावा इंडियन क्रिकेट को गेन नहीं देख करके दे रहा है ये बस वही हाँ आईपीएल वही में पॉइंट आपके है, वही पैसे पॉइंट वसूल है। हो रहे हैं, जो लोग टीवी देख रहे हैं उनको मजा आ रहा है, उनको जो इन्वेस्ट किया उसके पैसे मिल रहे हैं, इंडियन टीम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आप वहां अपने बल्लेबाज रहोगे, आपको पता है भाई नीचे चार एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आ सकता है, उसका कुछ बेनिफिट नहीं। तो और मुझे लगता है कि सारे जो डोमेस्टिक गेम होते हैं, आईपीएल होता है, इससे इंडिया को बेनिफिट होना चाहिए, जो कि अभी होता दिख नहीं रहा है, एटलीस्ट इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से। तो ये एट हाँ सम जी। पॉइंट ऑफ टाइम ये जाना तो चाहिए, इम्पैक्ट जाएगा का पता नहीं। हाँ, यही यही मेरा भी कहना है कि हाँ जाना तो चाहिए, लेकिन जाएगा कब, अब इसका तो इंतजार ही कर सकते हैं। अब इंडियन प्रीमियर लीग है, वो इम्पैक्ट प्रीमियर लीग ना बन जाए। तो हाँ मतलब बिल्कुल, ये सही बोला तो वो आपने, इंडियन ये सही बोला आपने। प्रीमियर। नमन भाई की ये चीज मुझे सही लगती है, कोई भी चीज में ना एक वो वर्ड का वो अलग से वर्ड प्ले करके कुछ भी कर सकते हाँ, हैं। बोला सही, लेकिन वो इम्पैक्ट प्रीमियर लीग में बन जाए। नहीं वो सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली है नमन भाई ने। और बल्कि हम लोग भी जब खेलते थे तो बैटिंग में हम लोग के पास भी, जैसे नमन भाई 6 नंबर 5 नंबर बैटिंग करते थे, मैच 6 नंबर 7 नंबर बैटिंग करता था। हम भी ऑलराउंडर्स रखते थे, हम लोग भी रहते, हम लोग भी खेलते थे ना, तो हम लोग भी, हमारी भी बैटिंग डीप रहती थी लेकिन हम ऑलराउंडर ज्यादा खिलाते थे। और कई कई बार हमने कितने मैचेस ऐसे जीते हैं, अगर बैटिंग में रन नहीं है तो हम 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं, अगर विकेट टर्न कर रहा है हमारे पास स्पिनर्स एक्स्ट्रा रहते थे, पेसर एक्स्ट्रा रहते, तो वो चीज फिर आपको एक टीम के लिए ना बहुत बेनिफिट करती है, वो बेनिफिट वाली चीज है। लेकिन अब वो जो, क्योंकि टॉपिक ऑलराउंडर है, हम थोड़ा इम्पैक्ट प्लेयर पे जा रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर ना मेन एक कड़ी है कि अगर ये जब तक रहेगा ना तब तक वो जो आप प्लेयर ग्रूम करते हो ना एक आईपीएल से, अगर आप कहते हो एक आईपीएल अगर स्ट्रक्चर है प्लेयर ग्रूम करने का, तो फिर वो आपके पास बैट्समैन है, आपके पास बॉलर्स हैं, लेकिन आपके पास फिर वो ऑलराउंडर्स नहीं है। और जो कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर रूल ले आओ तो फिर तो कोई डिबेट ही नहीं है इस चीज पे, लेकिन वो चीज आएगी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल हटता है ना तो वो, और यहाँ पे टॉपिक ही यही है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल हटेगा तो ऑलराउंडर्स और प्रोड्यूस होंगे। पहले भी हमारे पास ऑलराउंडर्स बहुत आए हैं, वेंकटेश अय्यर हमें आईपीएल से ही मिले हैं। वेंकटेश अय्यर एज एन ऑलराउंडर, जब हार्दिक को इंजरी हुई थी नमन भाई अगर आपको याद हो, तो वेंकटेश अय्यर एज एन ऑलराउंडर आए थे, विराट कोहली उन्हें एज एन ऑलराउंडर लेके आए थे। उसके बाद, उसके अलावा अगर आप देखो तो इंडिया टीम में रमनदीप ने भी डेब्यू करा करा एज एन ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या आईपीएल से आए हैं, नीतीश कुमार अब रेड्डी आईपीएल से आए हैं। अब भी बस इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि ये वन ऑफ, मतलब ये सदियों में एक बार पैदा होते हैं हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर। ये तो फैक्ट है, ये कपिल तो रियलिटी कपिल है। देव कपिल देव जी के बाद हार्दिक नहीं नहीं पांड्या। नहीं, मेरा मेरा तो मेरा 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 हाँ, नहीं, इस चीज पे हाँ, ना मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री, लेकिन आपको हाँ, हार्दिक पांड्या जब नहीं रहेंगे ना तो उसके बाद हम्म। भी आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपके पास हार्दिक पांड्या बाय चांस, हार्दिक जैसे आप 2023 का वर्ल्ड कप उठा लें, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए तो उसके बाद फिर टीम वो- इंडिया कैसे मुझे वो, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या इंजर्ड ना होते तो वो वर्ल्ड कप नहीं जीतते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरा क्योंकि वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्योंकि आपको फाइनल में एक, हमने लैग किया, और हार्दिक हार्दिक पांड्या को पर्सनली मैंने बहुत मिस किया। नहीं मैं हाँ, वही और कह रहा हूँ कि ऑलराउंडर्स आपको, खासकर हार्दिक की बैटिंग को। हाँ हाँ ऑलराउंडर्स आपको ग्रूम करने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उत्तराखंड प्रीमियर लीग भी होती है और यूपी T20 भी होती है, यहाँ भी जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में ऑलराउंडर नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत ऑलराउंडर हैं। और मेरा तो दोस्त है उत्तराखंड का रक्षित, नमन भाई के साथ भी खेला है, हमारे साथ भी, और वो कंटिन्यू इस समय खेल रहा है। वो एक बहुत अच्छा मीडियम पेस ऑलराउंडर है, 135-40 पे बॉल करता है, बैटिंग अच्छी करता है, लेकिन वो एक्सपोजर अगर नहीं मिलेगा तो आप ग्रूम कैसे करोगे? मेरा बस ये पॉइंट ऑफ व्यू है। डिबेट ही उस बात पे है
कि इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है ऑलराउंडर्स को ना। हाँ 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 तो मेन। हाँ। और हम्म, ये जब जब तक मतलब ठीक है, हार्दिक जनरेशनल प्लेयर है, सब एग्री करते हैं क्योंकि उसके जैसा वो बॉलिंग करेगा तो बॉलर बॉलर लगता है, बैटिंग करे तो बैट्समैन लगता है, वो तो आई एग्री। पॉइंट ये है कि हार्दिक हमेशा नहीं रहने वाला है, एक साल दो साल वही इम्पैक्ट, वही और अगर एग्जैक्टली। और अगर इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा तो आप दूसरा हार्दिक पांड्या ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि बॉलर बैटिंग नहीं नहीं ला करते, बैटिंग बॉलिंग बॉलिंग नहीं करते ना, आप उनको करवाते हो डोमेस्टिक में। एक आपके पास जो और बैट्समैन जो बॉलिंग करता है रियान पराग, वो इंजर्ड ही रहता है। और अभिषेक शर्मा आप नीतीश उससे कुमार रेड्डी इंजर्ड रहता बॉलिंग है। नहीं करवाते हो। नीतीश कुमार रेड्डी ले उससे देके आप अगर उसको ले आपने इतना देके प्रेशर पूरा डाल दिया कि वो, सर्किट। नीतीश कुमार रेड्डी था उसको आपने एक साथ तीनों फॉर्मेट खिला दिया, वो इंजर्ड ही चल रहा है। ले देके ना, ले देके इंडिया के पास इस समय अगर ऑलराउंडर्स वाइड बॉल फॉर्मेट में देखा जाए तो आपके पास अक्षर पटेल है। आपके पास अगर थोड़ा बहुत छिटपुट अगर देखा जाए तो आपके पास हार्दिक पांड्या है, नीतीश कुमार रेड्डी है। इंस्टेड इनके, वॉशिंगटन हाँ, आधे अधूरे वॉशिंगटन सुंदर है। इस, आधे अधूरे हाँ, ऑलराउंडर। वॉशिंगटन सुंदर है। रियान ये पराग ही चार है। के अलावा आपके पास, ये चार के अलावा मैं जो अभी करंट में खेल रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ, इन चार के अलावा आपके पास नहीं है। रियान पराग इंजर्ड है। अभिषेक शर्मा एक अच्छा, एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, आप उससे बॉल नहीं डलवाते हो। तो ये क्यों हो रहा है अगर आप इंडिया के लिए भी, क्योंकि मैंने देखा सूर्य कुमार जब थे वो अभिषेक शर्मा से बॉल डलवाते थे। अभी वो मुझे चीज जब लगता से है ये, मुझे लगता है अभिषेक शर्मा को अपने ऊपर से T20 प्लेयर का टैग अगर हटाना है तो हाँ उसे बॉल डालना पड़ेगा अगर उसे वनडे बिल्कुल। क्रिकेट खेलना ये और पर वो वनडे क्रिकेट में अच्छा भी करेंगे। पर समस्या ये है ना कि जो ग्लोरी T20 है ये आजकल दे रही है वो कोई और नहीं दे रहा है। है। सारी इमेज T20 से बन रही है। एक प्लेयर जो T20 में अच्छा कर देगा वो ग्रेटेस्ट हो जाता है, जो T20 में खराब करता है वो बाकी फॉर्मेट में भी खराब हो जाता है। ऐसी इमेज है लोगों की। अभी तो मुझे ये नहीं, कहीं मैं पढ़ रहा था किसी काफी बड़ा, शायद वो न्यूज है, उस पे मैंने पढ़ा था कि शायद वनडे फॉर्मेट के ओवरकम करने की कुछ वो की जा रही है, हाँ, मतलब बात। बात हो रही है तो तो वनडे खत्म करने पड़ी तुले। और एक चीज जैसे इंडिया में अभी पिछले एक दो साल में मैंने जो देखी, जो चीज मुझे पर्सनली बहुत खुशी मिलती है देख के, वो है इंडियन फास्ट बॉलर्स। अभी करेंटली इंडिया में जैसे 17, ऑब्वियसली इसमें विराट कोहली और रवि शास्त्री को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, फास्ट हाँ बॉलिंग बहुत। कल्चर वही लाए हैं। लेकिन अभी जो इंडिया के फास्ट बॉलर आ रहे हैं, स्पेशली हिट द डेक वाले जो हैं, गुरनूर हुआ, हर्षित हुआ, प्रसिद्ध कृष्णा हुआ, और गुरजपनीत हुआ, एक एक बॉलर और उसका नाम मयंक यादव हुआ, और प्रिंस यादव, हालांकि प्रिंस यादव स्किडी है, वो हिट द डेक नहीं है, लेकिन सारे बॉलर जो है जो पेस बॉलर, वो देखिए मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि भाई मैंने 2000 की शुरुआत, 2011-12 वाला ईयर देखा, फास्ट बॉलर के लिए तरसते थे। हमने आरपी सिंह से बॉलिंग कराई थी, जिसकी पहली बॉल लेफ्ट लेफ्ट हैंडर को लेग साइड पे एक्सट्रीम वाइड गई थी, तो हमने वो दिन भी देखे थे। ये पर्सनली मुझे बहुत खुश करता है। तो इस वक्त करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी दूसरी एशिया में जो दूसरी टीम है जिसका फाइट बॉलर बहुत अच्छा है, वो है बांग्लादेश। नाहिद राना हुआ, इबादत हुसैन हुआ, तस्कीन अहमद हुआ, और एक और बॉलर इनका नाम भूल गया मैं यार। ये 4-5 बॉलर के बहुत मुस्तफिज। अच्छे हैं। नहीं नहीं, पेस बॉलर है, ये लंबा सा है यार, अहमद, कोई अहमद है, भूल गया मैं नाम। तस्किन नहीं, अहमद। तस्किन तो है, तस्किन का नाम तो, ये मुझे लगता है हाँ। ये 3-4 बॉलर बहुत अच्छे हैं। करेंटली जो मेरी पर्सनली यही है कि इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, इनकी पेस बॉलर की जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी है। न्यूजीलैंड भाई बहुत बहुत अच्छी इस समय बड़ी बहुत अच्छी है। छोटी लेकिन कंट्री, इतनी हमारे फास्ट पड़ोसी फास्ट बॉलर निकालते कहाँ से लेकिन हैं? हमारे पड़ोसी इसी गलत फहमी में है कि प्रीमियम बॉलर वही मिलते वो तो वो तो सो डे, डे, नमन भाई, डेल्यूजन का कोई एंड नहीं है। उनको तो यही लगता है कि दुनिया हैं। उनके अराउंड घूमती है, अरे उनका उनको तो कोई। लगता है बाबर आजम सचिन तेंदुलकर सर से उन्हें विराट कोहली से ऊपर है। सर उनकी दुनिया ही वो है, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और हाँ हाँ, श्रीलंका, ये उनकी दुनिया है। बांग्लादेश सिर्फ सीरीज है। और इससे मुझे याद है, अभी बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया गई है, ऑस्ट्रेलिया को पानी पिला दिया उन्होंने, 190 पे ऑल आउट कर दिया, अभी 95 for 1 है। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को पेल दे। मैं बहुत खुश होऊंगा। हालांकि आई हेट बांग्लादेश, लेकिन फिर भी इस सीजन में बहुत खुश ऑस्ट्रेलिया को होऊंगा। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को सर कोई भी पहले बड़ा मजा आता है, ऐसा हाँ, लगता है। एक्चुअली 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 ऑस्ट्रेलिया का दिक्कत थी ना, उन्होंने अपना ट्रांजिशन बहुत डिले कर दिया। उनकी टीम में सब 35, 36, 37 साल के हैं। तो हम्म। जब वो गिरेंगे तो एकदम तेजी से ही गिरेंगे। पता नहीं हमसे वर्ल्ड कप ही कैसे जीत गए, उनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, वरना कुछ जीते कुछ नहीं है। 2 फाइनल जीते, उसके बाद कुछ नहीं जीते हैं वो। तो उनकी किस्मत है कि एशेज में उनको इंग्लैंड जैसी टीम मिलती है, फाइनल में उनको हमारे जैसा कप्तान मिल गया था, रोहित, जिसने कितनी
बकवास फील्ड बना के दे दी थी उनको। मतलब ये ठीक है, क्या कर सकते। अब जैसे चलो चलो नमन भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, जो श्रीलंका में जा रहे हैं खेलने, क्या लगता है आपको, क्या स्कोप है? मुझे लगता है यहाँ तो यंगस्टर्स के लिए तो स्कोप है कि वो अपने रन बना ले। इसके अलावा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे तो रहा। क्या नहीं आपको लग मेरा रहा है, आपको लग रहा है 2-0 हारेंगे मैं हम? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा हम 2-0 से जीतेंगे। मुझे लग रहा है ये थोड़ा आसान सीरीज लग रही है। हमें मुझे विश्वास करना चाहिए अपनी टीम पे। हमने बहुत बड़ा एक किला बनाया था अपने घर में, वो ढहा जरूर है, लेकिन हम हमारी टीम उतनी कमजोर नहीं है। मुझे लगता है बाउंस बैक हम करेंगे। लेकिन हमें आदत हो गई है विराट कोहली और रवि शास्त्री की कोचिंग में जो टीम इंडिया खेलती थी उसकी, वो दौर अब जा चुका। वो दौर शायद एक स्वर्णिम दौर था। वो शायद वापिस भी नहीं आएगा। हम विदेशों में जीते, हम घर में जीते, और सबसे सफल कप्तान टेस्ट क्रिकेट के विराट कोहली रहे। नो अनफॉर्चुनेटली डाउट। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैं पर्सनली चाहता था कि वो वही लेके जाए खिताब, लेकिन कई चीजें नहीं होती हैं आपकी किस्मत में। 10,000 रन भी छुप गए खाली थे। कोई एक ट्रॉफी मुझे लगता है कि आपका जस्टिफाइड नहीं कर सकती कि आप कितने बड़े कप्तान हो। वो तो विराट नहीं कोहली नहीं, ने वो जो टेस्ट क्रिकेट। विराट कोहली वर्ल्ड का तीसरा चौथा सबसे बड़ा वर्ल्ड वो टेस्ट का कप्तान है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इंडिया का तो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट है। स्टीव स्टीव वॉ, मेरा मानना है ग्राइम शायद स्मिथ। इस जनरेशन में टेस्ट क्रिकेट के प्रति जुनून पैदा करने वाले, मुझे लग रहा है ये ये आखिरी ये तो प्लेयर थे विराट कोहली। ये तो मैं मानता हूँ, पूरी जनरेशन चेंज हो गई, अब सब T20 के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, बोलो बोलो। मैं हम मैं सब। ना मैं विराट कोहली के ऊपर एक चीज बोलना चाहूंगा। विराट कोहली, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो नमन भाई को भी पता है, पहले मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं थे। लेकिन जब वो 2018 साउथ अफ्रीका सीरीज आई, 2018 में इंग्लैंड सीरीज आई, 18-19 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज आई, जो अग्रेशन, जो एक होता है ना टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, जो हमने एक पीक देखा, पीक टेस्ट क्रिकेट देखा वहां पे। क्योंकि इंडिया में तो आप डोमिनेट हमेशा से करते थे, उस पे तो नो डाउट। जो उनकी कैप्टनसी से पहले भी आप डोमिनेट करते थे, ऐसा नहीं है। आप मेरे ख्याल से एक इंग्लैंड आ रहे थे 2012 हाँ, में, अदरवाइज आप कंटिन्यू जीत रहे थे। तो मेरा ये था कि बाहर जाके सबसे यही सुना था कि इंडिया जीतती नहीं है, इंडिया जीतती नहीं है। विराट कोहली आए, साउथ अफ्रीका हमने कॉन्कर करा, और सबसे बड़ी बात वो कॉल लेना कि साउथ अफ्रीका तीसरा टेस्ट जो हम जीते थे, वहां पे वो विकेट डेंजर थी, साउथ अफ्रीका की थोड़ी हालत टाइट थी, तो उन्होंने कहा हम खेलेंगे नहीं, पिच डेंजरस है। लेकिन उनका वो स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात थी। वहां बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टनसी करना, इंग्लैंड में जिस तरीके से उन्होंने एग्रेसिव कैप्टनसी करी, चाहे हम 2018 की बात करें, चाहे हम 2021-22 की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से कैप्टनसी करी है ना, आई थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन एवर, इन नॉट इन इंडियन हिस्ट्री बट इन ओवरऑल। वर्ल्ड ओवरऑल हाँ, ओवरऑल। वो तो इजीली इजीली उसमें तो कोई डिनाई नहीं करता। मुझे क्योंकि लगता है सबसे कि बड़ी अब बात है ना, वो उनको मेरा ये थोड़ा सा हो रहा है कि उनका ना एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही था कि हम भले 5 बैट्समैन एक विकेट कीपर से खेलेंगे, बॉलर हम 5 खिलाएंगे। और वो ये बहुत पांच अच्छी थी। बॉलर्स ने ना, अश्विन बस उनके पास एक और क्योंकि टॉपिक पहले हमारा उस चीज पे था, उनके पास ना वो तो दो बॉलर्स ऐसे थे जो बैटिंग करते थे, जडेजा और अश्विन। और उन्होंने इंडिया वो में भी तो ऑल्सो, कॉन्कर करा। इंडिया वो भी इंडिया में ऑल्सो तो, भुवनेश्वर कुमार हाँ, ऑल्सो। भुवनेश्वर भी बैटिंग करते थे। चाहे आप इंग्लैंड देख लो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2018 वाली देख लो, वहां भी जडेजा ने लास्ट मैच में रन बनाए। वहां पे ही आपके बॉलर्स जिस तरीके से मार रहे थे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, कभी यहाँ लग रही है, कभी हेलमेट पे लग रही है, और जिस तरीके से उनको बैकफुट पे डाला, आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज है ना, कि वो एक कैप्टन जब तक आपका आगे नहीं आएगा तब तक वो चीज नहीं हो सकती। वही चीज हमने मैं सौरभ गांगुली में देखी थी, वही, और उसका हाँ, मेरे ख्याल से 100x ज्यादा विराट कोहली के अंदर हमने देखा। और वो जो रिवाइव हुआ ना टेस्ट क्रिकेट 2000, हम बात करें 15 से 21 का एक जो फेज था, वहां पे जो बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल। क्रिकेट रिवाइव हुई, आई थिंक हैट्स ऑफ टू विराट कोहली। हाँ, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि श्रीलंका में इंडिया 1-1 करने करेगी, न्यूजीलैंड में भी 1-1 करेगी। लोगों को लग रहा है श्रीलंका 2-0 जीतेगी, न्यूजीलैंड 2-0 हार जाएगी, लेकिन मुझे लगता है दोनों जगह हम एक टेस्ट जीतेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है श्रीलंका तो 2-0 वाइट वॉश है, और इंडिया वहां पे तो इजीली जीतेगा। न्यूजीलैंड का मुझे लगता है कि हाँ, 1-1। इवन थोड़ा सा आप लोग डिसएग्री करोगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडियन टीम है, या इनको स्पिन में भले दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पे कोई पेस से किसी को दिक्कत नहीं है। आप हाँ इंग्लैंड में हाँ। कॉन्कर करके आए, और न्यूजीलैंड की जो विकेट्स है ना, अगर उन्हें ग्रीन टॉप भी देते हैं, तो बस ये है कि थोड़ा आजकल के जो इंडियन बैट्समैन है ना, बॉडी के पास खेलने वाले हैं, जो इस समय टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन है, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड में भी
इंडिया के चांसेस है 2-0 जीतने के। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद 1-0 या 2-0 जीतने के चांसेस है। आप नहीं, एक टेस्ट मैच ड्रॉ भी कर मैं सकते मैं 1-1 ही बोलता हूँ, 1-1 ही मैं के साथ में जाता हूँ। मेरा भी दोनों जगह मन करने वाला है, श्रीलंका में भी और न्यूजीलैंड में भी। मैं आपको क्या लगता मेरा है अमन भाई? मेरा लग रहा है श्रीलंका में 2-0 हम जीतेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा कॉल हार्श कॉल ले रहा हैं। हूँ, मैं टू समझ जीरो गया था। 2-0 हम हार जाएंगे। चले अब उस बारे मैं में तभी देखते हैं। अब तो मुझे